दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय गए। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी अगर 2014 से बात करें, 11 साल के अंदर कल पहली बार वह प्रधानमंत्री अपने जो आरएसएस मुख्यालय है उसके अंदर पहुंचे हैं। आखिर उन्हें ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 11 साल में पहली बार वह मुख्यालय गए और पहले क्यों नहीं गए अभी तक? तो इसके पीछे ऐसी कौन-सी राजनीतिक मजबूरी थी उनकी कि पहले नहीं गई और अब वर्तमान में जो राजनीतिक मुश्किलें उनके सामने लगातार बनी हुई हैं, या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जिस तरह से एक बड़ा मुश्किल वाला एक साबित हो रहा है बीजेपी के लिए, संघ के लिए, कि अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लगातार चर्चा ये है कि आरएसएस अपना पसंद का मुखिया बनाना चाहती है और बीजेपी में अमित शाह और मोदी की जो पसंद है वह आरएसएस के जो प्रमुख है उनकी पसंद से मैच नहीं कर रही है। तमाम तरह की अंतर्विरोध इस बारे में लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और जो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं चुनौतियाँ लगातार बढ़ी हुई हैं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के अंदर, क्या वह भी एक कारण था संघ मुख्यालय जाने का? और आने वाले समय में 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी भी सितंबर में हो जाएँगे। तो जिस तरह से 75 साल की आयु उन्होंने निर्धारित की थी मार्गदर्शक मंडल के लिए, क्या वह भी एक इसमें एंगल है कहीं न कहीं? तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय पहुँचे वो। तो तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में पूरी मुलाकात के अंदर को लेकर कही जा रही हैं, और संघ मुख्यालय, क्योंकि प्रधानमंत्री का जाना एक बड़ी खबर तो बनता ही है, और लगातार चर्चाएँ कि 11 साल के पश्चात आज वह क्यों पहुँचे हैं मुख्यालय के संघ मुख्यालय के अंदर। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए वहाँ से देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ लखनऊ से मुकुल त्रिपाठी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। तो मुकुल जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री काल में पहली बार वह संघ मुख्यालय पहुँचे हैं, और आखिरकार कौन-सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी थी उनके मोदी जी के ऊपर कि इस समय वह संघ मुख्यालय गए? पिछले 10-11 साल के अंदर जबकि वह जा सकते थे लेकिन कभी नहीं गए। और अगर हम देखें, कहीं भी संवैधानिक पद पर बैठकर भी उन्होंने, या संवैधानिक किसी मंच पर संघ की उन्होंने कोई ऐसी विशेष रूप से उनके लिए टिप्पणी भी नहीं की, कभी उनकी तारीफ भी नहीं की। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी वर्तमान के दौर में उनके सामने है कि वह संघ मुख्यालय गए, तमाम बातें उन्होंने वहां पर कही? तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी वर्तमान जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या मजबूर हो गए हैं मोदी जी संघ मुख्यालय जाने के लिए? क्योंकि लगातार अंतर्विरोध की बातें मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी को लेकर कही जा रही थी, इन दोनों के बीच में कहीं ना अंतर्विरोध है। क्या उसका भी पटाक्षेप करने के लिए वहां पहुंचे थे वो? क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल, नमस्कार सभी दर्शकों और प्रशांत जी आपको मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री गुड़ी पड़वा के दिन वहाँ पहुँचे और इसके पीछे कई कारण जो विशेषज्ञ हैं बता भी रहे हैं, जो राजनीति को बहुत बखूबी जानते हैं और हम लोग भी जब से मोदी जी बने और उससे पहले भी राजनीति की इस टाइप के जो बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी निगाह रखते हैं। देखिए इनका इसलिए भी अहम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान से पहले संघ और बीजेपी, उससे पहले भी और अभी भी काफी तनाव देखा जा रहा था, जो आज भी जारी है। लोकसभा के पहले एक इंटरव्यू में आपको याद होगा जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी को अब आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है, जिससे तनाव बढ़ गया था। और उस तनाव का असर देखा जा रहा था कि 2024 में जो 400 का एक टारगेट दिया गया था बीजेपी को, और बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह से लेके अब की बार 400 पार, फिर संविधान को लेके कई चीजें हुई, उसको लेके काफी देखिए जनता के बीच में और बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी बहुत ज्यादा एक उनके कार्यकर्ता समर्थक अजीब से एक ऊहापोह में थे कि आखिर हो क्या रहा है। और इसका असर ये हुआ कि जो सीटें थी वो 240 पे आगे से बढ़ गई। इसका अंदाजा देखिए, बीजेपी का चाहे कुछ भी कहे कि हमारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है सब कुछ, तो उसमें संघ के भी तो लोग हैं। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उसमें संघ के भी तो लोग हैं। संघ को आप कैसे हटा दे रहे हैं? अगर संघ से ही आपकी शुरुआत हुई, संघ से ही ये पार्टी बनी है और संघ के लोग पार्टी में आते हैं, पार्टी के लोग संघ में जाते हैं, तो हम इसको अलग कैसे मान सकते हैं? ये कहना है कि दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई एक दूसरे को बिल्कुल सलाह भी नहीं देता, तो उसमें तो संघ कहता है कि हम सलाह देते हैं, अगर मानना हो तो मानिए, नहीं मानना हो तो नहीं मानिए। ये तो बाकायदा उनके कई बड़े वो बोल चुके हैं, संघ प्रचारक बोल चुके हैं, उनके टॉप के जो पदाधिकारी हैं वो बोल चुके हैं। तो जाहिर बात है कि उसके बाद इनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब इन चीजों से अगर आरएसएस के लोग बैठ जाते हैं, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन आरएसएस को नाराज करके लंबे समय का जो नुकसान है वो बीजेपी झेलने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में देखिए जो इनकी एक नॉर्थ ईस्ट में जो जैसे विजय हुई थी, उसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो लोग झुंडों में निकलते थे, ट्रेनों में बैठते थे, ट्रेनों में लोग जो बात करते थे उनके बीच में आम आदमी की तरह बैठ के उन लोगों ने बाकायदा जमीन से काम किया।
काम करने के बाद आज की डेट में वहां सरकार उन्होंने अच्छी खासी बना ली। लोगों के उन जो राजनीतिक बहसें होती है कौन पार्टी अच्छी है, उसमें जो एक जिसे कहते हैं हिंदुइज्म का जो एक वो होता है वो फैलाया उन्होंने, और उससे उनको जीत भी मिली, कांग्रेस वहां से साफ हो गई। आज की स्थिति यह है कि आने वाले टाइम में बिहार के चुनाव है, केरल के चुनाव है, कई ऐसे राज्यों के चुनाव है जहां पे बीजेपी को दोबारा जरूरत पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से, चाहे 2014 से लेके आज तक में जितनी भी बार मोहन भागवत से मुलाकात हुई है, राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, जब उद्घाटन हुआ था, तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई। उससे पहले दिल्ली में 1-2 बार मुलाकात हुई है। तो कुल मिला के वहां नागपुर का जो संघ का कार्यालय, वहां पे तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, और ना ये गए। जबकि जो विजय हुई थी, जो बीजेपी को एक जीत मिली थी, उसमें संघ की बहुत अहम भूमिका थी। वो चाहे आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई 2024 में आके। तो इन सब चीजों को जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई आदमी एक कदम आगे तो बढ़ाएगा नहीं, और बढ़ाएगा तो जाहिर बात है उसको कम करेगा कि जो दूरियां हैं वो कम हो जाए, बढ़े ना। तो इन चीजों को करते हुए इन लोगों ने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि हाँ, प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। वहां पे उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, और उन्होंने कई ऐसे भी चीजें आई कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अब आरएसएस को की हमें जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि आरएसएस की प्रशंसा करते हुए कहा कि फरवरी में 3 दिवसीय दौरे में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के दौरान उन्होंने आरएसएस की तुलना वटवृक्ष से की। तो वटवृक्ष अगर है तो उसी के नीचे कहीं बीजेपी है, उससे ऊपर तो हो नहीं जाती। तो उन्होंने माना कि आरएसएस हमारी जड़ों में है, सर पार्टी की, और इसको उन्होंने थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं लेवल करने की कोशिश की कि आरएसएस के जो लोग हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अपना ऊर्जा बनी रहे और वो पार्टी के साथ रहे, पार्टी के खिलाफ काम ना करें। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर अगर आप प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे की आप बात कर रहे हैं तो चीजें काफी जो दूरियां हैं वो मिटती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये समय बताएगा कि आरएसएस के अंदर के जो लोग हैं वो इससे कितना संतुष्ट हुए। जी बिल्कुल ठीक कहा कि समय बताएगा कि आने वाले समय में जो मीटिंग कल हुई है उसका क्या प्रभाव बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर पड़ते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जेपी नड्डा साहब बोल चुके हैं इस बात को कि आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक उनका लहजा था बात करने का, कहने का, उसमें तमाम बातें सामने आई कि अब बीजेपी अपने को या मोदी जी के नेतृत्व में इतने अपने को वह मान चुके हैं कि हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके पश्चात हमने देखा कि चाहे हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, आरएसएस ने पहली बार खुलकर बोला कि हमने ग्राउंड लेवल जो मेहनत की उसका परिणाम बीजेपी पक्ष में गया। जबकि हम देखते थे पूर्व में कभी आरएसएस इस तरह का दावा नहीं ठोकती थी, इस तरह की कोई क्रेडिट लेने की भी उसकी मतलब कोशिश नहीं करती थी। लेकिन उसके पश्चात लगातार अंतर्विरोध भी कहीं न कहीं सामने आए बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर। और लोकसभा चुनाव के पश्चात तो जो बड़े प्रचार पदाधिकारी आरएसएस के, उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा विषय है, जो कहीं मतभिन्नता दोनों पक्षों के अंदर है। तो ऐसे में उसका पटाक्षेप करने का कोशिश थी कि आप हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, या जो अंतर्विरोधी खबरें लगातार बाहर आती हैं, लगातार मतभिन्नता की खबरें जो लगातार चर्चा का विषय बनती हैं, क्या उसको कहीं न कहीं वह भी पटाक्षेप करने का, एक खत्म करने का विषय था पूरा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में? जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से चोट खाए 2024 में, आज अगर आप 400 सीट आपको आती, 400 ना भी आती, 350 360 आती, तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती। आज आप उस स्थिति में नहीं है। आज आपको नेता विपक्ष की भी झेलनी पड़ रही है, राहुल गांधी की भी झेलनी पड़ रही है। आज आपको छोटे छोटे सांसदों पार्टियों से सुनना भी पड़ रहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि आपको अपनी सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगियों की बातें माननी भी पड़ रही है। उसमें कई कानून भी हैं। आप वक्फ कानून को लीजिए, जिस तरह से नायडू और ये पासवान की पार्टी इसके खिलाफ है, और अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई आया नहीं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर एक अंदर अंतर्द्वंद उनका भी चल रहा है। तो जो खुल के सामने आ गए उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कहीं, और बीजेपी खासकर असहज रहती है। जिस तरह से 2024 से पहले संसद का जो एक माहौल रहता था, वो माहौल एक सामान्य आदमी भी जान जाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं अब दबाव में आ जाती है। और विपक्ष चूंकि संख्या ज्यादा है, 30-40 ज्यादा होने से, 50 ज्यादा होने से आपका बहुत ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि 240 अगर बीजेपी है तो उतने ही के ही आसपास विपक्ष है पूरा। और साथ में अगर 25-30 लोग के आप 273 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी विजय। उसमें भी
चीजें ये है कि नायडू अलग अपनी मांगे रखते हैं, नायडू अलग मुसलमानों के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जो बीजेपी खेमे को बर्दाश्त नहीं होता। और वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में जो लोग हैं वो भी रह रह के कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। नीतीश भले ही अपने मुंह से ना बोलते हो, लेकिन चूंकि उनको सर्व समाज का नेता माना जाता था, वो जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग छिटका उनसे। देखिए कांग्रेस की सीटें बढ़ी, ऐसा तो नहीं पहले बीजेपी का 2024 से पहले 19 में क्या बीजेपी ने कांग्रेस को एकदम साफ कर दिया था, 43 सीटों पे 43 सीटों पे लाके, वही जस्ट डबल हो गई। तो डबल होने का मकसद मतलब क्या होता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता बढ़ी है। वो भले ही कांग्रेस अपने सहयोगियों के दम पे जीती हो, जो कहा जाता है कि उन्होंने कुछ कुछ सीटें 35 सीटें 30-35 सीटें अपने दम पे जीती, बाकी सब सहयोगी है, तो उसका भी उनका एक स्ट्रेटजी तो रही। कांग्रेस के सांसद तो बैठे। तो आज की डेट में जो अगर स्थिति है, और उस स्थिति को अगर उनको दोबारा 2014-2019 को रिपीट करना है कि एक बड़े जनाधार के लिए अगर आना है, तो उनको कहीं ना कहीं आरएसएस का साथ लेना मजबूरी भी है। जरूरी तो है ही, मजबूरी भी है। वो जब आपने जो नड्डा वाली बात बोल रहे हैं, तब इतना ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि आपको सामने जीत दिख रही है। जो होता क्या है, नेताओं को अक्सर लगता है, जैसे मैं एक घटना का जिक्र करूं कि मायावती की सरकार जब जा रही थी, मतलब इलेक्शन होने वाले थे, तो उनके सारे जितने भी जो उनके अगल बगल के अधिकारी थे, जो पुलिस अधिकारी थे, एलआईयू के लोग थे, उन सबसे रिपोर्ट मांगी जाती है। सबने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी, बहन जी आप आ रही है। लेकिन हुआ क्या, सुपड़ा साफ हो गया। यही काम अखिलेश के साथ हुआ। तो होता क्या है कि आप ही के आसपास के लोग आपको बनाते हैं और आप ही के आसपास के लोग आपको खत्म कर देते हैं। तो ये राजनीति की बड़ी मतलब एक जिसे कहिए कि दुर्भाग्य है कि आपको कभी सही आदमी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलते हैं। बीजेपी के साथ चूंकि एक सनातन हिंदुत्व और इसका एक बहुत बड़ा चक है आपके पास, जो ये मानता है कि हाँ हिंदू हिंदुओं का ये राष्ट्र था और हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए। इस वजह से इसको सामने रखकर, ये जिसे आप भावना कहिए, जिसे आप अब धर्म की बात राजनीति कहिए, इसको लेके गाहे बगाहे जो आते हैं डायलॉग, उसमें संघ का भी बड़ा योगदान रहता है। आप किसी भी डिबेट में देखिए, जो नेशनल टीवी में है सारी, उसमें अगर एक बीजेपी का आदमी बैठता है तो वहीं बगल में एक संघ के किसी को बैठा लिया जाता है, और संघ प्रचारक कहते हैं उसको, संघ के जानकार कहते हैं, इस तरह के नामों को दे के कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी को बैठाया जाता है, कभी अननोन को बैठा लिया जाता है जिसको लोग नहीं जानते। तो ये चीजें क्या दर्शाती है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी भी वही है और संघ भी वही है, मिले हुए हैं दोनों। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह का कहना कि हम उनको सलाह देते हैं, मानते नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। दोनों जब साथ रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। खासकर 2014 के बाद जिस तरह से नैरेटिव लेके कांग्रेस को जिस तरह से लोगों ने बदनाम किया कि भ्रष्टाचार का आरोप, और कांग्रेस उसको डिफेंड करती रही। कांग्रेस उसको जिस तरह से भूमिका, अगर वो उसको जवाब देती, जितने जैसे आज की जो स्थिति चल रही है कि कोई आपके खिलाफ सर उठाए, कामरा हो चाहे इमरान हो, अगर कुछ भी लिख दे तो आप तलाक से उनको उठा के एफआईआर करा दीजिए। ये पहले नहीं होता था, बहुत गाये बगाए होता था, लेकिन रेगुलर नहीं होता था। आज लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। तो आप भी अगर एक चैनल चला रहे हैं और आप हार्श अगर बोलेंगे, तो कल की डेट में आप ही के ऊपर मोनेटाइजेशन उसके कई तरह के आपके वो हो जाएंगे। आप उनसे जीत ही नहीं सकते। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि कहीं भी किसी राज्य में वो बढ़ने की कोशिश कर रही है, और संघ की इस विवाद में अगर उनको 2-3 स्टेट का नुकसान होता है, या आने वाले टाइम तक अगर संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसका भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी इस साल 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद उनका क्या कदम रहेगा, संघ इस पे क्या सोचता है, क्योंकि जो ताई जी थी जो पूर्व लोकसभा 2019 तक, उनका क्या रहा, उनको तो 75 होते ही किनारे कर दिया गया। वहीं पे जाके फिर अमित शाह ने वो लड़ा, इलेक्शन लड़ा, वो जीते। कई ऐसी चीजें हैं जो 75 के बाद, तो ये सब इस साल में निर्धारित होना है। तो बीजेपी के लिए ऐसा नहीं कि इस साल बड़ा आसान है, क्योंकि मोदी के बाद कौन, अब कौन में क्या बीजेपी के अंदर से होगा कि संघ की भी मानी जाएगी, और अगर संघ की नहीं मानी जाएगी तो बीजेपी में की हिम्मत कितनी है। बीजेपी के पास भले ही आपका एक संगठन है, आपका राष्ट्रीय स्तर से लेके जिला स्तर गांव तक आपके लोग हैं, लेकिन बिना संघ के आप वो जिसे कहते हैं माइंडसेट लोगों का पढ़ नहीं पाते, कैप्चर नहीं कर पाते, उनमें बदलाव भी नहीं कर पाते आप।
तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि संघ को साथ लेके लड़ने पे आपकी विजय सुनिश्चित होती है, और संघ अगर साथ नहीं रहता तो जो आपका टारगेट होता है वो आप आधे पे आके आधे से भी थोड़ा ज्यादा रहते साफ हो जाते हैं। तो ये चीजें सोचते हुए पूरा ये प्रोग्राम बनाया गया होगा मुझे लगता है। और प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उनको विन 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 ज्यादा अच्छा लगता है, तो कहीं से भी वो अपने ही लोग हैं, जो बात हुई उस पर पानी डालो, पर्दा डालो, खत्म करो, यही सब कह के उन्होंने कल बीजेपी आरएसएस की बहुत बड़ाई की। वो खुद भी संघ के रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, वो संघ के साथ काम किए हैं, तो उनको नहीं लगता कि वो सारी चीजें एक नॉर्मल करके लोगों के बीच में, जो खासकर संघ के जो छोटे कार्यकर्ता है जिनका मनोबल गिरा था, उसको बूस्टअप करके चले आए हैं। जी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा कार्यकाल देखें, जो कार्यशैली है उनकी, वो मतलब सिंगल मैन आर्मी वाली स्थिति लगती है, कि वन मैन जो हम कर रहे हैं, हम केवल हम ही कर रहे हैं, कि सारा जो पूरा सरकार का जो क्रेडिट है, सारा वो मोदी जी के इर्द-गिर्द ही सिमटा रहता है। चाहे सीएम रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों। तो ऐसे में लगातार जैसे कहा जाता है कि बैकबोन है आरएसएस, आपने भी कहा कि आरएसएस के बिना बीजेपी को इतनी बड़ी शक्ति या प्राप्त होना या इतनी बड़ी ताकत उन्हें मिलना, क्योंकि आरएसएस लगातार ग्राउंड लेवल पे काम करता रहता है, संगठन उनका लगातार क्रियाशील रहता है। तो चुनाव में भी उनके ही लोग हैं जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कोई अलग से तो है नहीं। संघ के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके लोग हैं, प्रचारक हैं, सभी बीजेपी के लिए काम करते हैं चुनाव के अंदर भी। तो ऐसे में लगातार पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री एक बार भी संघ कार्यालय नहीं गए, लेकिन कल वहां जाना, तो क्या मोहन भागवत का जो एक वजूद है, जो संघ के जो संघ का जो वजूद है, क्या उसको उन्होंने एक आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कल वहां जाके? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने अलावा किसी को क्रेडिट नहीं देते किसी भी चीज का। लेकिन कल वहां जाना, मुख्यालय पहुंचना और तमाम बातें कहना संघ की प्रशंसा में, तो क्या संघ की जो भूमिका है, संघ का जो पूरा प्रभाव है बीजेपी के अंदर भी, और मोदी जी खुद समय समय कर रहे हैं, खुद कई बार कह चुके हैं इस बात को, क्या कल उन्होंने इसका आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया वहां जाके? देखिए, संघ के लोगों को जो आपने अभी बात बोली, इस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले ये बताइए कि अगर नड्डा ने जब बोला था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है, तो उस वक्त किसी बड़े नेता का, उनसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह का कोई एक बयान आया? किसी ने उसको, सबने जस्टिफाई किया, भाई मौन स्वीकृति तो दी, किसी ने कुछ बोला नहीं, तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं से उस लेवल पे तय सहमत। किया गया कार्यक्रम रहा होगा। मतलब उसको बोलने का एक बनाया गया होगा प्लेटफॉर्म, तुम बोल दो। तो बोलने के बाद, उसके बाद जो हश्र हुआ, उसके बाद उसको फिर उसपे नड्डा जाएंगे काम करने की प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा? कोई ना कोई तो आगे आएगा ही आएगा, चूंकि नड्डा ने बोला था और आज तक माफी नहीं मांगी है। तो जाहिर बात है कि जो इस वक्त प्रधानमंत्री है, उन्हीं का एक रोल बनता है कि वो वहां जाए और उस सबको बिल्कुल नॉर्मलाइज करके आए कि चलिए हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है। और अब संघ की सुनी जाएगी। कहने का मकसद साफ है, संघ से ये कहा जाएगा भैया आप बताइए, आप हमारे अगले अगले चुनाव जहां जहां है, वहां की शाखाओं में, वहां के जो क्षेत्रीय प्रचारक होते हैं, उन सब की मीटिंग बुला के फिर एक बार टाइट होइए। देखिए, बिहार का चुनाव आ रहा है। बिहार बहुत बड़ा एक राज्य है। बिहार राज्य को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। पिछले 15 साल से अगर नीतीश कुमार वहां पे है, तो नीतीश कुमार जिस तरह से कमजोर हो रहे हैं, तो बीजेपी को वहां पे अपनी एक जमीन दिख रही है कि हम सत्ता में वापस आ सकते हैं और बिना नीतीश कुमार की सरकार बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नीतीश कुमार अब की बार अगर कहें हमें लड़ना है, तो वो कहेंगे आप लड़िए, हम आप ही के वही जो शिंदे वाला हाल हुआ था वही काम करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, और खुदा न खास्ता अगर महाराष्ट्र वाली स्थिति आई, और वो लगता है लोगों की कि आ सकती है, अगर आती है, कहीं ना मतलब 0.1% भी कहते हैं अगर आ जाती है, तो फिर नीतीश कुमार की का पत्ता कट जाएगा। उनसे ये कहा जाएगा कि आप अपने लड़के को एमएलसी बनाइए और हम उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। इतना तक तो दिया जा सकता है राहत, लेकिन उसके बाद राहत मुझे नहीं लगता कि बीजेपी देने वाली है। और उसके बाद लगातार जिस तरह से जेडीयू कमजोर हो रही है, वहां के विधायक भी बहुत ज्यादा दिन तक उस पार्टी में रहने वाले, देखिए डूबते जहाज से चूहे भागते हैं सबसे पहले। तो इलेक्शन से पहले मैं आज बोल रहा हूं, आपको देखने को लगेगा कि कितने लोग कहां भाग रहे हैं। वो पहले ही पार्टी बदल बदल के, जो खांटी नेता होते हैं, जो हवा पहचान लेते हैं, वो पहले ही भागना शुरू कर देंगे। तो बीजेपी के पास एक ये भी मौका है कि आरएसएस को साथ में लेके बिहार में, चूंकि अभी समय है, तो बिहार में आरएसएस बढ़िया मेहनत कर सकता है। और वहां पे अगर उसकी मेहनत सही रही, तो वही हाल हो सकता है जो महाराष्ट्र में हुआ था। तो जाहिर बात है कि जब आपने जो पहला सवाल था कि वहां जाने का क्या मकसद है, तो मकसद एकदम साफ है। जिन जिन राज्यों में चुनाव है, वहां सक्रिय किया जाए उन कार्यकर्ताओं को जो संघ के से जुड़े हुए हैं, और वो जनता के बीच में जितना उनका उनकी पहुंच है,
और जो हिंदुत्व के जिसे कहते हैं सिपे सालार है, वो फैले हुए पूरे देश में, उन्हीं को लेके आगे बढ़ के सफलता मिल सकती है। अगर बीजेपी के भरोसे रहेंगे तो बीजेपी के इंटरनल जितने भी राज्य हैं, जिले हैं, उन सब में देखिए 4-4, 5-5 दल है अलग अलग, वो डिवाइड है। कोई किसी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, जिला अध्यक्ष, कोई किसी को क्षेत्रीय वो बनाना चाहता है अध्यक्ष। तो वहां पे जो आपस में राइवलरी है, उसके पैरेलल संघ खड़ा रहता है जहां पे कोई राइवलरी नहीं है। तो ये चीजें होती हैं कि बीजेपी की अंतर कलह से अगर कोई बचा सकता है तो संघ बचा सकता है जो सीधे जनता से जुड़ा। इलाहाबाद वाले केस में क्या हुआ, इलाहाबाद में लोकसभा चुनाव जो हुआ और बीजेपी की कितनी पुरानी सीट वो हारे, 30 साल 35 साल बाद आपका कांग्रेस जीती है, और जीते भी किसी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का टिकट कांग्रेस ने दिया, और हारे भी किससे, केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे, जो अब नहीं है, स्वर्गीय है, जो पूर्व राज्यपाल रहे, कई बार यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष रहे, बहुत ऐसी चीजें रहे। तो उसके बाद उनसे हारना, उनका हार जाना उनके बेटे का क्या कहलाता है? यानी कि वहां पे काम नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे 10-5 हजार से आ रहे हो, अंतर बहुत बड़ा था। यानी पब्लिक के बीच में एक वर्ग ऐसा था जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। वो वर्ग कौन था? वो वर्ग वही था जिसको मोदी जी और जेपी नड्डा की बातों से गुस्सा आई। जो नई बीजेपी थी 2014 वाली, जो विभिन्न विभिन्न पार्टियों से आए हैं, जो पहले सपा में थे, बसपा में थे, फिर वो माहौल बदलते ही 2017 के बाद बड़ी तेजी से बीजेपी में शामिल होना शुरू हुए। और उससे पहले वाले जो खांटी बीजेपी थे, वो बेचारे कहाँ गए? उन्हीं की नाराजगी से कई सीटें बीजेपी हारी है। क्योंकि अगर आप पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं बीजेपी में, और मैं 2014 10 साल पहले में आया और मुझे पद मिल जाता है, मुझे सब कुछ मिल जाता है, और आप मुझसे सीनियर हैं और कल आपको नीचे बैठना पड़ता है, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? यही बीजेपी में हुआ था। और इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए बीजेपी अब की बार चाहती है कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, और ना किसी राज्य में ऐसा हमको दोबारा झेलना पड़े। एक बार जो हो गया वो हो गया। जी जी, जी। अच्छा, एक बड़ा रोचक मुद्दा और है, लगातार वह चर्चा का विषय बनता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो फ़ॉर्मूला तय किया 75 साल की उम्र के पश्चात की जो बड़े लोग नेता हैं, वह सक्रिय राजनीति से उन्हें मार्गदर्शन मंडल की तरफ अग्रसर वह कर देते हैं। तो ये बड़ा चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है, बड़ा रोचक मुद्दा भी है बीजेपी की राजनीति के दृष्टिकोण से। और प्रधानमंत्री जी भी इस बार सितंबर में 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो चर्चाएँ लगातार राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर है कि प्रधानमंत्री वो फ़ॉर्मूला अपने ऊपर भी लागू करेंगे, या उसको वह अपना सेवा विस्तार में कंटिन्यू अपने 5 साल का जो टर्म है सरकार का, उसे पूरा करेंगे। उसके पश्चात भी आगे की रणनीति सोचेंगे अपने बारे में, क्या उनका है। तो लेकिन जो 75 साल का फार्मूला जो उन्होंने दूसरों के लिए बनाया, क्या अपने ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये भी बड़ा एक ऐसा मुद्दा बन गया कि संघ के मुख्यालय जाने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। इस पर चर्चा हो वहाँ पे हुई होगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्तराधिकारी के बारे में बात कही जाती है, और ऐसे में संघ के जो मोहन भागवत के 2 बड़े फेवरेट राजनीतिक बीजेपी के अंदर जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है, नितिन गडकरी का नाम आता है। नितिन गडकरी वहाँ के सांसद हैं नागपुर के, उनका होना वहाँ स्वाभाविक था, और देवेंद्र फडणवीस क्यों महाराष्ट्र के सीएम है, तो वो भी दोनों वहाँ थे। तो ऐसे में दोनों फेवरेट जो व्यक्ति हैं बीजेपी के अंदर, मोहन भागवत जी के, दोनों वहाँ पे उपस्थित थे। तो ये उनकी उपस्थिति भी कुछ राजनीतिक संकेत देती है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो आपने पहला सवाल था कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, तो 75 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? मोदी घर बैठने वालों में से नहीं है, ना ही वो मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले, जो मेरी अपनी सोच कहती है। ये फार्मूला केवल दूसरों मोदी के लिए है। मोदी जी जो है वो दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपने लिए जब अपने ऊपर आएगा तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा। बदलाव का कारण भी है, कांग्रेस को जिस तरह से उन्होंने कहा कि, और मायावती पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने दादा परदादाओं के नाम से कितने इंस्टीट्यूशन निकाल दिए, कितने नाम रख लिए, राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी फलाना, राजीव गांधी निकाना, फिरोज गांधी, जवाहरलाल नेहरू संस्थान, ये सब कर दिए, और अंत में आके मोदी जी अपनी ही जो है क्या कहते हैं स्टेडियम बना लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह के वो विरोधी थे, कई ऐसी चीजें, एक नहीं है जिसपे उन्होंने अपनी बात जो बोली उससे फिर पलट भी गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी का क्या होगा, क्योंकि मोदी जी का मोदी जी भी जाने, हम लोग नहीं जान सकते। क्योंकि कोई भी, जिस तरह से आपने उसका कहा कि मुख्यमंत्री और इस तरह के जो नए नेता आते हैं, भाई आज की डेट में दिल्ली आप देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप राजस्थान देखिए, आप हरियाणा देखिए,
आप जब सारे देखेंगे तो आपको नए चेहरे दिखेंगे, पुराने चेहरे सब गायब है। तो ये एक नई बीजेपी है जिसमें जिसे कहते हैं ना कि मैंने अपने फलाने को उठा के प्रधान बना दिया, अब वो रहेगा तो मेरे नीचे ही ना। तो इनको कोई भी दिमागदार नहीं चाहिए, इनको चाहिए वही जो यसमैन टाइप हो, और यसमैन टाइप प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता कोई। भाई आप सब बना सकते हैं प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस दिन आपने बनाया उस दिन तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो ये समय, ये साल बड़ा मतलब हम लोग के लिए भी एक वो होगा कि आखिर क्या होगा। ये जैसे जैसे समय करीब, आप कुछ लोग कहते हैं भाई राष्ट्रपति बन सकते हैं, भाई इनका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद प्रधानमंत्री जी हो सकता है आगे अपना नाम बढ़ा दे, और नाम बढ़ाने की क्या जरूरत है। फिर देखिए 29 का एक चुनाव है, उसको भी लेके 25 आ गया, 3 साल बाद वो भी शुरू हो जाएगा। तो वो चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि आने वाले टाइम में बीजेपी का भविष्य किसके हाथों में रहता है। अमित शाह का जो रूप है, अमित शाह की जो कार्यशैली है, वो बड़ी सख्त टाइप की मानी जाती है। उसमें हर आदमी वहां पे उनके उसमें नहीं आ सकता कि सबको वो गिलास में उतार लें और लोग उनको बर्दाश्त कर पाए। तो ऐसे में बीजेपी को संघ की जरूरत पड़ेगी, और यही सब ऐसे निर्णय है जिसमें हो सकता है संघ कुछ सोच के बैठा हो, मोदी जी को पसंद ना आए, या पसंद आए तो मन मार के करे, जैसे भी करे। ये चीजें अब शुरू होंगी, और ये बिना संघ के सहयोग के नहीं हो सकता, ये भी मान के चलिए। भाई संघ से ही मोदी जी आए थे, ऐसा नहीं था कि भाई आरएसएस के ही थे वो भी, और आए हैं और उन्होंने बाकायदा गुजरात संभाला, फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही किसी आदमी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो पार्टी का ही होगा, और पार्टी का अगर नहीं संघ से डालते हैं तो उसको फिर राजनीति में आना पड़ेगा। और वो देखिएगा 2026-27 तक अगर किसी चेहरे को लाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करके तब करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसको पहले नेतागिरी में संघ से लाएंगे, फिर उसको 2-3 साल उसको रवा करेंगे, और उसके बाद उसको उसका कहीं प्रयोग करेंगे। अदरवाइज मोदी जी जहां पे है वो अपना ही उत्तराधिकारी स्वयं चयन करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। और क्योंकि उनको उसी में ही थोड़ा सा उनके लिए सहूलियत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसमें सरकार के जाने के बाद सरकार की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि फाइलें खुलती है सरकार के जाने के बाद। आज भी भाई लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके खिलाफ ये की जाएगी, मायावती की सरकार हटी, अखिलेश ने दबा के उनका वो किया, फिर बीजेपी आई तो आज मायावती किसी लायक नहीं बैठ गई है। तो ये चीजें प्रशांत जी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है कि सरकार रहना और सरकार से जाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। कोई नेता नहीं चाहता कि हमारी सरकार जाए और उसके बाद फिर हमको किसी आरोप में फंसा के, जैसे आज चल रहा है ईडी और सीबीआई, वो कहीं हमको ना झेलना पड़े, उससे लोगों की रूह कांपती है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अच्छा, जो जेपी नड्डा, क्योंकि जो जिनका बयान बड़ा चर्चित रहा, बात भी हमारी इस चर्चा में रही है कि उन्होंने कहा संघ की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जो बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि बीजेपी उस पे एक राय नहीं बना पा रही है, संघ उस पर सहमत नहीं हो पा रहा है। तो संघ जो अपने नाम संघ के द्वारा जो प्रस्तावित है, जो चर्चा में रहते हैं हमेशा, संजय जोशी का बड़ा नाम है उसमें, संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की तरफ से एक मतलब प्रस्ताव है, और बीजेपी अमित शाह और मोदी उस पे नाम पे एक राय नहीं है। तमाम ऐसे कई सारे नाम है, केवल एक नाम नहीं है। तो जो आपस में सहमति नहीं बन नहीं पा रही है उनके अध्यक्ष को लेकर, तो जो अध्यक्ष का चुनाव मतलब जो नियुक्ति होनी है वो लगातार टलती जा रही है बीजेपी के लिए। इस मुलाकात के बाद क्या उसका भी कहीं न कहीं एक अंतिम फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, हो सकता है और हुआ होगा। क्योंकि आप ये बताइए, जब से आप शुरुआत से देखिए, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, और ये इस तरह के नाम थे जिनको कोई जानता नहीं था। इनफैक्ट अमित शाह भी उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे जब अमित शाह बनाए गए थे। तो यहाँ पे जो होता है वो नीचे से ही निकाल के ऊपर बैठाया जाता है। लेकिन आज स्थिति दूसरी है, अभी तक जो हुआ तो हो चुका था। अब क्या है कि फूक फूक के कदम रखना है कांग्रेस को। कांग्रेस को देखते हुए जिस तरह कांग्रेस बढ़ रही है, तो बीजेपी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करना चाहती, और ना संघ चाहता है। तो संघ और इसमें आपस में एक सहमति बनेगी, जिन नाम पे सहमति बनेगी उसी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि बिना संघ के वो बीजेपी का अध्यक्ष भी किसी काम का नहीं रहेगा। अगर वो संघ का चहेता नहीं होगा तो संघ उसकी मदद क्यों करेगा। तो जाहिर बात है कि ऐसे नाम पे मुहर लगेगी जिसमें बीजेपी, अगर दोनों के नाम एक दूसरे को पसंद नहीं है तो फिर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। संजय जोशी का आप दर्शक जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते गूगल कर ले।
हम लोग यहाँ बैठेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। संजय जोशी और मोदी का विवाद आज का थोड़ी ना है, दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते। तो जाहिर बात है कि मोदी के रहते तब तक तो संजय जोशी का आगे कोई भविष्य भी नहीं है, और जब भविष्य उन्होंने चौपट 2014 में किया था तब से वो आज तक कुछ कर भी नहीं पाए। और जब कहा जा रहा था कि संजय जोशी तो उन्होंने संजय जोशी के लिए कहा था हम आएंगे ही नहीं। बॉम्बे में जो एक उनकी वो चल रही थी कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें कहा संजय जोशी आएगा तो हम आएंगे ही नहीं, और नहीं भी गए। फिर बाद में संजय जोशी के साथ क्या क्या हुआ सब जानते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है कि इस वक्त मोदी क्या चाहते हैं। मोदी और भागवत दोनों लोग, अगर दोनों को जो नाम पसंद होंगे, उन नामों को बीच में रख के एक तीसरा रास्ता निकाला जाएगा। अगर दोनों में सहमति नहीं बनती है तो किसी ऐसे ही को बनाया जाएगा जो कठपुतली की तरह रहे और अपना काम करता रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सहमति की तैयारी लगातार जो कवायद हो रही है उसमें कहीं ना हो सकता है इस मुलाकात के बाद उसमें और वह रफ्तार पकड़े और सहमति कहीं बने, लेकिन तमाम तरह के अंतर्विरोध की बात जो लगातार कही जाती है उसी का हो सकता है ये पूरा जो कल मोदी जी की विजिट रही है नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में, उसी की परिणति रही हो ये। तो तमाम बातों में हमने बड़े विस्तार से पूरे विषय को सारगर्भित तरीके से विश्लेषण किया है कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, मतभिन्नता चल रही है, अंतर्विरोधी खबरें आ रही है, किस तरह की है और का उसका प्रभाव इन दोनों के उस संगठन में पड़ रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में संघ की और बीजेपी की जो आपस में एक अंतर्विरोध की जो खबरें हैं वह लगातार और क्या नई तरह से सामने आती हैं उसका भी भविष्य ही बताएगा। किस तरह की दोनों नेताओं में जो क्या बातचीत हुई, क्या उसके परिणाम निकले, क्या उसका असर बीजेपी और आरएसएस के अंदर दिखाई देगा। इन्हीं बातों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी और मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समाचार इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।